अब हम स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में सीखेंगे कि स्कोप ऑफ नर्सिंग क्या होता है। देखिए, स्कोप ऑफ नर्सिंग का मतलब है कि एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर नर्सिंग का स्कोप क्या है। देखिए, स्कोप ऑफ नर्सिंग का मतलब है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नर्सिंग प्रोफेशन में, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो एजुकेशन के स्तर पे या क्लिनिकल के स्तर पे देखी जा सकती है। यानी कि एक नर्स एजुकेशन के क्षेत्र में या क्लिनिकल के क्षेत्र में दोनों ही जगह पे अपनी एक भूमिका निभा सकता है, अपनी लाइफ को बना सकता है। तो नर्सिंग का स्कोप क्या ठहरा कि हमें अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को दे दें जिससे लोग अपने जीवन को बेहतर जी सके, एज ए नर्स अपने जीवन को बेहतर जी सके, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो स्कोप ऑफ द नर्स इज कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एज वेल एज इन क्लिनिकल एरिया। इन क्लिनिकल एरिया क्या? क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो अगर कोई नर्सिंग एजुकेशन वाला एरिया है जैसे कॉलेज, वहां से भी आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। साथ में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं जो आज की डेट में देखने को मिल रही है। अगर आप नर्सिंग के स्कोप की बात करते हैं तो एक एएनएम होती है जो क्लिनिकल एरिया में काम कर सकती है, एक जीएनएम लेवल का नर्स होती है जो भी हॉस्पिटल में काम करती है, एक बीएससी लेवल की होती है जो हॉस्पिटल प्लस टीचिंग में जा सकती है, एक एमएससी लेवल का बंदा होता है जो हॉस्पिटल प्लस टीचिंग दोनों में जा सकता है ना। और एएनएम तो आपका कह सकते हैं कि ये तो कम्युनिटी एरिया में भी काम कर सकता है। एक एनपीसीसी है जो आपका हॉस्पिटल में काम ज्यादा करता है, लेकिन एज अ ट्यूटर ये भी क्या है, टीचिंग में भी जा सकता है। और पीएचडी नर्सिंग तो पूरा फोकस टीचिंग में प्लस हॉस्पिटल में भी होता है। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है कि नर्सिंग का जो स्कोप है ना, वो एजुकेशनल एरिया में भी उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मान के चलते हैं आपका फोकस क्लिनिकल एरिया है। आपने कहा कि मुझे बड़ा होके 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर काम करना है। अब यहां पर देखिए आपके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप एज एएनएम काम कर सकते हैं, एज ए जीएनएम काम कर सकते हैं, एज ए बीएससी काम कर सकते हैं, एज एमएससी काम कर सकते हैं, एनपीसीसी और पीएचडी नर्सिंग के डिफरेंट कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और साथ में आप अपना बेहतर एक स्कोप में जा सकते हैं। साथ ही बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं एज वेल एज इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ, दोनों क्षेत्रों में नर्सिंग ऐसी सर्विसेज में आता है। जैसे कि एएनएम, आप एएनएम करने के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में काम कर सकते हैं। स्टाफ नर्स बनने के बाद भी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में काम कर सकते हैं। यहाँ की एसएनओ बन सकते हैं आप प्रमोशन के द्वारा आप एसएनओ बन सकते हैं। आप पहले स्टाफ नर्स होते हैं, फिर आपका प्रमोशन क्रिएट होता है और आप एसएनओ बन जाते हैं, है ना। उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप प्रमोशन के माध्यम से जा सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, तो आप ज्वाइंट डायरेक्टर में भी जा सकते हैं जो डायरेक्टली फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज में आता है। किसी इंस्टीट्यूशन में भी आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में जा सकते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा DGME, है ना, आपने नाम सुना होगा, आप यहां पर भी इसमें जा सकते हैं। तो नर्सिंग में स्कोप बहुत बड़ा है। आप नर्सिंग में स्कोप की बात करेंगे, आप एएनएम में रहो, आप जीएनएम कर लो, आप बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। और जो कोर्स आप करते हो उस कोर्स के अनुसार आपको सर्विसेज अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, मान के चलते हैं कि आप ये कहना चाहते हो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 में आपको जाना है, तो आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। मान के चलते हैं आपने पहले जीएनएम करा, फिर आपने पोस्ट बीएससी कर लिया, आपने एमएससी नर्सिंग कर लिया, है ना, अब आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हो, आपने इतना सारा कोर्स कर लिया। अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के वाले लेवल पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि आप एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आप रोल कर सकते हो। दूसरा, अगर मान के चलते हैं आप कॉलेज में एक ट्यूटर बनना चाहते हो, आप ट्यूटर बनना चाहते हो तो आप सिंपली एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट में चला जाएगा, आप बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, आप ट्यूटर बन जाएंगे। तो यहाँ पर सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिलती है, आप सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज में जा सकते हैं। और ये सब चीजें निर्भर किस बात पे करती हैं, ये करती हैं स्कोप के ऊपर। तो स्कोप इन नर्सिंग बहुत बड़ा है जो डिपेंड करता है एजुकेशन के ऊपर।
और एजुकेशन में नर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो एएनएम, जीएनएम और बीएससी, एमएससी, एनपीसीसी, पीएचडी कर सकता है। और जब वो इन सारे कोर्सेज को कर सकता है तब उसके सामने एक अलग से स्कोप निकलेगा, एक अलग से सर्विसेज होंगी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट में जा सकते हैं। तो मान के चलते आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई बताइए नर्सिंग का स्कोप कहाँ है, तो नर्सिंग का स्कोप आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप जो भी कोर्स करते हो आप उस कोर्स के अनुसार आपकी एक पोस्ट हो सकती है। आप टीचिंग में जा सकते हो, ट्यूटर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, है ना, एसोसिएट बन सकते हो, आप प्रिंसिपल बन सकते हो। आप क्लिनिकल में जाओगे आप एएनएम बन सकते हो, स्टाफ नर्स बन सकते हो, सीनियर स्टाफ नर्स बन सकते हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, और आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट में जा सकते हो, हेल्थ एडवाइजर बन सकते हो, प्रमोशन हो जाएगा आपका। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सर्विसेज दे सकते हो, आप एक इंस्टीट्यूशनल चलाने वाले व्यक्ति बन सकते हो, आप एक बिजनेसमैन के रूप में भी काम कर सकते हो, आप खुद अपना कॉलेज चला सकते हो। तो नर्सिंग में बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलती है जो सर्विसेज के रूप में है। तो एक नर्स का अपने आप में बहुत बड़ी सर्विसेज प्रोवाइडर होता है, नर्स अपने आप में बहुत ज्यादा सर्विसेज देता है, तो आप नर्सिंग में बहुत ज्यादा स्कोप देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नर्सिस को ध्यान में रखते हुए। देखिए प्रिंसिपल ऑफ नर्सिस क्या है, ये प्रिंसिपल्स जो है ये हमारे सिद्धांत होते हैं, है ना, सिद्धांत होते हैं। और देखिए सिद्धांत कहते किसे हैं, सिद्धांत का मतलब है पिलर, है ना, पिलर। आप ऐसे पिलर्स की बात करते हो जिनके ऊपर नर्सिंग खड़ी है, यानी कि अगर ऐसा ना होगा, इनमें थोड़ा हम फेरबदल करेंगे तो नर्सिंग गड़बड़ा सकती है। ध्यान दीजिए, पहली है सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी की बात नहीं करेंगे, आपको सुरक्षा की बात करनी ही पड़ेगी। आपको सुरक्षा में एक नर्स की बात करनी पड़ेगी, सुरक्षा की, आपको पेशेंट की बात करनी पड़ेगी, आपको सबकी सुरक्षा की बात करनी पड़ेगी। दूसरा आता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब है आपको एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कराना, है ना। एक नर्स को, एक पेशेंट को कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कराना पड़ता है, एक कंफर्टेबल देना पड़ता है कि हाँ हम परेशान थे अब हम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तीसरा आता है रिसोर्सफुलनेस। अगर मान के चलते एक्सरे मशीन की हम लोग बात करें, या चलो मैं इसे थोड़ा सा बदल देता हूं, अगर आप ये कहना चाहते हो कि बैक मसाज से रिलेटेड आर्टिकल्स होने चाहिए, है ना, इक्विपमेंट होने चाहिए, आइटम्स होने चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट आपके पास होना ही चाहिए, तभी तो आप रिसोर्सफुल व्यक्ति होंगे। आप एज अ नर्सिंग में आपके पास रिसोर्स होना जरूरी है। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, आप जो थेरेपीज दे रहे हैं उनको प्रभाव होना है, वो प्रभावशाली होनी ही चाहिए। आपको समझना पड़ेगा वो प्रभावशाली होनी ही चाहिए, है ना, प्रभावशाली होनी चाहिए। प्लस गुड वर्कमैनशिप, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, आपके पास नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, आपके पास एनएस होना चाहिए, डीएनएस होना चाहिए, है ना, और प्लस आपके पास एएनएस होना चाहिए, है ना, आपके पास एनओ होना चाहिए, एसएनओ होना चाहिए, आपके पास एएनओ होना चाहिए, यानी कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ फोर्थ ग्रेड वर्कर जो होते हैं वो भी तो होने चाहिए आपके पास। फोर्थ ग्रेड वर्कर्स जिसे आप मल्टीपर्पस वर्कर भी बोल सकते हो, ये भी आपके पास होने चाहिए। तो एक अच्छी टीम आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअलिटी की बात करें तो हर एक व्यक्ति अपने काम करने में सक्षम होना ही चाहिए। आपके अंदर एक सक्षमता आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सक्षम होंगे, आप अपने काम को कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। कैसे बेहतर करेंगे, अगर आप अपने काम को करने में सक्षम हैं तो ये आपका सिद्धांत है। देखिए नर्सिंग अपनी जगह पे बिल्कुल ठोस खड़ी होनी है। एक नर्सिंग के पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली होने चाहिए। सुरक्षा उनके पास होनी चाहिए मरीज को ध्यान में रखते हुए, कंफर्ट देने वाले व्यक्ति होने चाहिए, उनके पास रिसोर्स होने चाहिए, उनके पास जो थेरेपीज हैं वो प्रभावशाली होनी चाहिए, उनके पास अच्छे लोगों की टीम होनी चाहिए, उनके पास सक्षमता होनी चाहिए हर एक व्यक्ति की, वो सक्षम होने चाहिए कि हाँ वो काम सक्षम से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बाय एक हम इन चीजों को देखते हैं। देखिए सेफ्टी की अगर आप बात करते हो तो सेफ्टी का लिखा है स्टेट ऑफ ए बीइंग सेफ फिजिकल और बायोलॉजिकली एंड दैट सेफ स्टेट ऑफ ए नॉट बीइंग डेंजरस, द नर्स एबिलिटी टू कीप और मार्क सेफ while providing a care. Safety is more important than nursing care for the patient. Being in a group make client feel more confident. देखिए इससे पहले एक व्यक्ति अपने आप को आपके हाथों में दे दे, ये है पेशेंट और ये है नर्स। इससे पहले एक पेशेंट आपको
मरीज अपने आप को एक नर्स के हाथों में दे दे कि ठीक है आप मुझ पे केयर कीजिए, उससे पहले जो ज्यादा जरूरी है वो होती है पेशेंट की सेफ्टी फील कराना। अगर पेशेंट अपने आप को सेफ फील करा रहा है, नर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले नर्स मरीज के अंदर अपने प्रति एक सेफ फील कराए, उसके बाद वो केयर करा सकता है। बट नर्सिंग केयर कराना चाहती है तो नर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो मरीज के अंदर अपने प्रति एक फीलिंग कराए कि ठीक है आप मुझ पर भरोसा कीजिए। जब मरीज आप पे भरोसा कर लेगा तब वो आपकी दी हुई केयर भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो पेशेंट हमारा यहाँ पर केयर बिल्कुल महसूस करने वाला है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चीजें, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिजिकली हो या बायोलॉजिकली हो, जब बात आप इमीडिएट इसी वक्त सेफ्टी की करते हैं तो ये कोई एक डेंजरस नहीं है, ये कोई डेंजर वाला काम नहीं है, कोई डेंजरस नहीं होने वाला, बल्कि नर्स को चाहिए कि मरीज को सबसे पहले सेफ फील कराए। दूसरा है कंफर्ट। देखिए कंफर्ट का मतलब होता है कि मरीज किसी ना किसी तरीके से किसी दर्द में पीड़ित होता है या किसी ना किसी चिंताओं से बड़ा हुआ व्यक्ति होता है, इससे उसे बाहर निकालना ही इससे बाहर निकालना ही कंफर्ट कहलाता है। और जैसे ये बाहर निकलते हैं ये एक प्रकार के जोन में होता है जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं। ठीक है, एक मरीज होता है, मरीज दर्द में है, अब उस दर्द से उसे बाहर निकालना ही कंफर्ट होगा, और अब वो बाहर निकल के जिस एनवायरनमेंट को फील कर रहा है वो कंफर्टेबल जोन उसके लिए कहलाता है। और नर्स हमेशा पेशेंट को एक कंफर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, है ना। नर्स की हमेशा जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट को एक कंफर्ट फील कराए। जैसे एग्जांपल में टू रिलीव द पेन, पेशेंट अगर दर्द महसूस कर रहा है तो आप उसे दर्द से राहत दें, रिलीव फ्रॉम द डिस्कंफर्ट। अब डिस्कंफर्ट क्या होता है, देखिए डिस्कंफर्ट को बहुत अलग अलग तरीकों से भी देखा गया है। मरीज कहता है आई एम नॉट एबल टू पास अ यूरिन, पेशेंट ने कहा नर्स से कि मैं यूरिन पास करने में असमर्थ हूं। अब उसको दर्द तो हो गई, अब नर्स यहाँ पे क्या कर सकती है, नर्स डॉक्टर से सलाह ले सकती है, किसी तरीके से उसकी हेल्प कर सकती है कि यूरिन एम्प्टी हो, एम्प्टी ब्लेडर होना ही चाहिए, यूरिन पास होना चाहिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो मरीज क्या होगा, कंफर्ट महसूस करेगा, और जब मरीज कंफर्ट महसूस करेगा तो ऑटोमेटिकली यही तो कंफर्ट जोन है मरीज का। तीसरी चीज है रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्स करना। रिसोर्स का मतलब होता है आपके अंदर जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को क्विक तरीके से काम करने में मदद करने वाले रिसोर्सेस। आप देखिए मान के चलते हैं आपको काम करने के लिए किसी चीज की जरूरत है, एज एग्जांपल मान के चलते हैं ये है स्टेथोस्कोप और आप किसी का असेसमेंट करना चाहते हैं, एज एग्जांपल स्टेथोस्कोप, है ना। अब आप ढूंढ रहे हो कि मेरे पास तो स्टेथोस्कोप नहीं है, मैं लेके आता हूं, तो क्या ये रिसोर्सफुलनेस है, नहीं है। आपके पास रिसोर्सफुलनेस का मतलब है स्टेथोस्कोप उस समय वहां होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या है, एबिलिटी टू फाइंड अ क्विक क्लेवर एंड एफिशिएंट वे टू डू द थिंग्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड विद रिसोर्सेस। जब आप मरीज को एक कुछ भी बेहतर कराने की बात करते हो, कोई केयर देने की बात करते हो, तो आपके पास तुरंत एकदम स्मार्टनेस के साथ ये क्वालिटी एबिलिटीज डेवलप होना है, लेकिन एबिलिटीज के साथ साथ रिसोर्सेज भी होना है, ताकि आप मरीज की क्या कर सकते हैं, मरीज की केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। केयर टू द पेशेंट, आप मरीज को केयर देना चाहते हो, आप ऐसे ही मरीज की केयर कर सकते हो। इनएडुकेट रिसोर्सेज मस्ट बी प्रॉपरली रिसोर्स्ड। अगर मान के चलते हैं कि आप स्टेथोस्कोप नहीं, आप क्या रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, आप कुछ तो रिप्लेस करेंगे, लेकिन मान के चलो वो इनएडुकेट है, वो यूज नहीं हो पा रहा, तो अब ऐसे केस में आपके पास ये प्रॉपरली तरीके का रिसोर्सेस होना चाहिए। तो रिसोर्सफुलनेस का मतलब हुआ कि एज अ बीइंग नर्स हम जब किसी काम को करते हैं तो हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो हमारे अंदर पेशेंट की केयर को ध्यान में करते हुए एक एबिलिटी डेवलप कराएं, ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। देखिए थेराप्यूटिक का मतलब होता है थेरेपी का प्रभावशाली होना, थेरेपी प्रभावशाली
प्रभावशाली होना। ठीक है, एक थेरेपी का प्रभावशाली होना। अब ध्यान से समझने वाली बात है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है हेल्पिंग रिलेशनशिप। आप एक रिलेशनशिप की हेल्प करते हैं। आप एक नर्स एंड पेशेंट की रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा मदद करते हो, और एज अ नर्स यू आर ए हेल्पर टू द पेशेंट। यहां तक कि आप उस मरीज की जो चाहत है, जो सीख है, जो खोज है, जो उसकी नीड है, उसको फिलफिल करने में हेल्प करते हैं। यहां तक कि जब आप ऐसा करते हैं तो ये पूरा फोकस करता है उस क्लाइंट को लेके, उस बीमार व्यक्ति को लेके, कि वो जो व्यक्ति सोचता है, वो जो व्यक्ति विचार रखता है, महसूस करता है, उसका जो कल्चर है, वो कुछ भी है, जैसा भी वो उस समय महसूस कर रहा है, वो उस चीज को वापस प्राप्त करे। वो व्यक्ति अपने जीवन में उस बेहतर चीज को फोकस कर सके। और ये कब होगा? जब आपकी थेरेपी इफेक्टिव हो। मान के चलते हैं, एग्जाम्पल बात करते हैं, आपने किसी को बैक मसाज देना है। क्यों देना है? क्योंकि वहां पर है बैक पेन। ठीक है, अब आप अगर मसाज अच्छे से देंगे, अगर ये चीज आप अच्छे से करेंगे, तो पेन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। सीधी सी बात, पेन खत्म हो जाएगा। यही तो आप चाहते हैं। आपकी थेरेपी इफेक्टिव होगी, आपकी थेरेपी इफेक्टिव होगी जब आप मरीज को ध्यान देंगे। तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप हमेशा हेल्पिंग रिलेशनशिप होती है, और इस रिलेशनशिप में एक नर्स एक हेल्पर होता है और मरीज एक खोज करता होता है, और हमारा फोकस होता है कि मरीज जो खोज कर रहा है वो उसे पाए। ठीक है, तो ये नर्स है, ये पेशेंट है, ये कुछ खोज रहा है, खोजना, ये कुछ खोज रहा है, और नर्स इसकी मदद करेगी कि वो खोज सके। ठीक है, खोज सके। आगे देखते हैं इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है कि व्यक्ति स्वयं में कुछ हो, व्यक्ति स्वयं में कुछ हो, व्यक्ति अपने आप में कुछ होना चाहिए। अब देखिए क्या है, ये एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस बात पर निर्भर करता है कि जो हर एक व्यक्ति होता है ना, या हर एक वो कार्य जो जो केयर होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सब लोगों से उसे बिल्कुल भिन्न रखते हैं। दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हम ऐसी चीजें देखते हैं इंडिविजुअलिटी में जो हमें लोगों से अलग करती है। ये एक है, ये दो है, तीन, ये तीन नर्स तीनों में अपनी काम करने की क्षमताओं में बिल्कुल भिन्न है, और इनकी यही परफॉर्मेंस क्या करती है, एक इंडिविजुअलिटी को दर्शाती है। मान के चलते हैं 1 नंबर आईसीयू की नर्स है, और ये हमारी क्या है, एचडीयू की नर्स है नंबर 2, और नंबर 3 वार्ड की नर्स है। तो आप क्या समझते हैं कि तीनों नर्स के अंदर एक ही चीज होगी? नहीं, तीनों के परफॉर्मेंस अलग होंगे। तीनों के परफॉर्मेंस ही उसकी इंडिविजुअलिटी कहलाती है। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है उसका अपनापन, अपनेपन में वो व्यक्ति क्या है। एक नर्स को क्या करना चाहिए कि जो हर एक बीमार व्यक्ति होता है उसके अंदर एक इंडिविजुअलिटी उत्पन्न करे। जब आप किसी प्रोसीजर के लिए उसे बुलाते हो, या वो मरीज आपको बुलाता है, तो वो डायरेक्टली क्या करे, एक इंडिविजुअलिटी के रूप में बुला सकता है। ठीक है ना। अब मान के चलते हैं कोई तो फोलिस कैथेटर बहुत अच्छा डालता है, तो भैया फोलिस कैथेटर वाले व्यक्ति को ही तो बुलाओगे, अब ऐसे थोड़ा ना सबको बुला दोगे। नॉर्मल सी सोचने वाली बात है। उसकी जरूरत के आधार पर, मरीज की जरूरत के आधार पर, उसकी बीमारी परेशानी के आधार पर एज अ नर्स हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी का इस्तेमाल करके मरीज को ठीक कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे गुड वर्कमैनशिप। देखिए, गुड का मतलब होता है एक अच्छा काम करने वाला, अच्छा काम करने वाले। ठीक है, अच्छे काम करने वाले। अब देखिए, नर्स एक कला है, इसको समझ के देखिए, नर्स एक कला है। कला यानी कि काम करने का तरीका, और ये प्रैक्टिस ही हमेशा हमारी आदमियों के साथ जुड़ी हुई है। सीधी सी बात, हम पेशेंट को डील करते हैं, कोई अलग से चिनावर को डील नहीं कर रहे, हम लोग पेशेंट डील करते हैं। अब नर्सिस की एक्सपेक्टेशंस ह्यूमन से क्या होती है कि आप अपने टैलेंट को, जब आप मरीज को केयर कर रहे होते हो, उस समय पे आपकी ज्यादा ध्यान देने की बात होती है। यानी कि एक नर्स ह्यूमन बीइंग पे एक्सपेक्ट करता है कि नर्स अच्छे से काम करे, और नर्स भी करता है कि मरीज उसको अच्छे से ध्यान दे। वो अपने टैलेंट को ना, एक नर्स अपने टैलेंट को बेहतर तरीके से मरीज के ऊपर कर सकती है। यहां पर दूसरी चीज निकल के आती है, पेशेंट शुड बी मेड कंफर्टेबल। पेशेंट ऑलवेज शुड बी मेड कंफर्टेबल एंड सराउंडिंग कीप नीट एंड क्लीन एक्सेट्रा।
विच शोज द गुड वर्कमैनशिप ऑफ द नर्स। अब देखिए, मान के चलते हैं ये आपका बेड है, अब यहां पर एक कॉर्नर बनना चाहिए 45 डिग्री का, मिडन कॉर्नर बनना चाहिए। अगर आप इसे कर पा रहे हो, बड़ा ही सिंपल सा है, इसका मतलब आप काम करना जानते हो। आपको मरीज के आसपास का वातावरण ठीक करना है, आसपास का जो वातावरण है ना, वातावरण उसको ठीक करना है, ये वातावरण ठीक करना है, प्लस इस वातावरण को कंफर्टेबली भी बनाना है मरीज के लिए। जब आप ऐसा कर लेते हो, क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपको एक कला आती है, ये कला ही आपकी गुड वर्कमैनशिप कहलाती है ना। कला ही क्या कहलाती है? गुड वर्कमैनशिप कहलाती है, ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि आप एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हो, तो आपकी कला ही आपको कहलाती है, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी चीजें देखी हैं? आज हमने देखे हैं प्रिंसिपल्स पे सेफ्टी। तो सेफ्टी में क्या हुआ? एक मरीज पेशेंट की केयर से पहले उस मरीज वो नर्स पे अपनी सेफ्टी महसूस करता है। तो एक नर्स की जिम्मेदारी है कि मरीज पहले उस पर विश्वास करे और नर्स उसे सेफ्टी फील कराए, उसके बाद केयर। नंबर 2, कंफर्टेबल। हमें मरीज को कंफर्टेबल प्रोवाइड कराना है, उसकी जो भी दिक्कत हो उस दिक्कत के आधार पर, उसकी चिंता परेशानी के आधार पर मरीज कंफर्ट ढूंढता है, हम एज अ नर्स उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड कराते हैं। रिसोर्सफुलनेस, हमारे पास ऐसे रिसोर्स होने चाहिए जिसके माध्यम से हम एक बेहतर आउटपुट वाली नर्सिंग को केयर दे सकते हैं, एज अ नर्स केयर दे सकते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, हमें ऐसी थेरेपीज मरीज को देनी है, ऐसी थेरेपीज मरीज को देनी है जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, यानी कि हमारी थेरेपी इफेक्टिव होना चाहिए। अगर मरीज कुछ जांचना चाहता है, कुछ खोजना चाहता है, मरीज सोचता है कि मैं कैसे काम करूंगा, तो हमारे अंदर ये बिल्कुल फोकस होना है कि मरीज की क्या चिंता है, वो क्या सोचता है, उसकी फीलिंग क्या है और उसके गोल क्या है। मरीज जो खोज रहा है, हमें वो खोज उसकी पूरी करनी है, हम उसके लिए एक हेल्पर होते हैं। नर्स एक थेरेपिस्ट होता है, एक हेल्पर होता है। मान के चलते उसे बैक पेन है, बैक पेन हटाने के लिए बैक मसाज देंगे तो बैक पेन खत्म हो गया, ये हम लोग क्या उसके हेल्पर हैं। अगला आता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब है हर एक व्यक्ति जो होता है एज अ नर्स अपनी परफॉर्मेंस को अपने आप में करता है, यानी कि इंडिविजुअल करता है, और ये इंडिविजुअल करना ही उसके नाम को बढ़ाता है। मरीज नाम लेके बुलाने लगता है, हर एक क्लाइंट नाम लेके बुलाता है, मुझे उससे केयर करनी है, नर्सिंग की केयर वो बेहतर करता है। ये सब चीज क्या हमारे लिए एक इंडिविजुअलिटी कहलाता है। और गुड वर्कमैनशिप का मतलब होता है एक नर्स हमेशा, एक पेशेंट एक नर्स पे, एक उसके टैलेंट पर विश्वास करता है जब वो केयर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो नर्सिंग की एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नई नई क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि नर्सिंग की कला ही उसको क्या करती है? गुड वर्कमैनशिप कहलाती है। तो हम अच्छे व्यक्ति काम करने वाले जब ही कहलाएंगे जब हम बहुत ज्यादा अच्छी कला से काम कर सकेंगे।